आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। आज एनसीपी कार्यालय में आए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राणा रणबीर सिंह जी से आपको हम अवगत कराएंगे और इनसे कुछ सवाल भी हैं जो कि करना चाह रहे हैं। स्वागत है श्रीमान आपका शंखनाद टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम राष्ट्रवादी परिवार की ओर से शंखनाद न्यूज को बधाई। और मैं आपसे आपके चैनल को देखने के लिए हम लोगों से आग्रह करेंगे भाई हमारे पार्टी के साथ साथ संपूर्ण बिहार के लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे न्यूज, सच्ची खबर शंखनाद से मिलेगी, ये जहाँ तक मुझे विश्वास है। बिल्कुल सर, खबर वही जो होगा सही। पहला हम एक सवाल करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का पाला बदलना, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, राजनीति में कोई भी अस्थाई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि पहली बार राजद के साथ सरकार बनाए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा 2013 लेके 2016 तक लगभग सरकार चली थी 18 महीने की। तो कहीं न कहीं एक गठबंधन में लोगों का वैचारिक मतभेद होता है जिसके वजह से लोग पाला बदलते हैं। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार की और देश की जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया था, कहीं न कहीं उस वादे को भाजपा पूरा नहीं कर पा रही थी। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जनता का आक्रोश इनके प्रति पनप रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है। ये नीतीश जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। हमारी पार्टी तो भाई उसमें कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये पाला बदलना, मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। छोटा सा प्रश्न है कि अगर मध्य अवधि चुनाव होता है तो क्या महागठबंधन में एनसीपी को सीटें मिलेगी, एनसीपी को जगह मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि समय से पहले मध्यावधि चुनाव होगा। आने वाला समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लोग लग जाएंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी है, 1.5 साल बचा है। 1.5 साल के अंदर में लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए मध्यावधि चुनाव का मुझे कहीं कोई नज़दीक दिखता नहीं है उसका समय। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का अनहोनी होती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और पूरे बिहार में संगठन को हम लोग धरातल पर लाने का प्रयास किए हैं। पिछले 8 महीना में हम लोगों ने 140 प्रोग्राम जो आंदोलन है सड़कों पर किया है और देश की जनता और बिहार की जनता के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको हमने सड़कों पर उठाया है और इसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले अपना संगठन को मजबूत करने का मेरा लक्ष्य है। गठबंधन की बात जहाँ तक है तो हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब कहीं न कहीं आप जानते हैं कि संपूर्ण देश में उनको सेकुलर नेता के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे हमारे जो सेकुलर मिजाज के जो दल हैं बिहार में, उनके साथ हमारी पार्टी का चुनावी गठबंधन हुआ, ये तय है। अब सीटें कितनी मिलेगी, क्या मिलेगा, कौन सा चेहरा होगा, नहीं होगा, ये तो बात की बात है। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो मैं नहीं तय करूँगा। 2024 में एनसीपी के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जाएगा? अब देखिए, ये बड़े नेताओं से सवाल करनी चाहिए थी आपको, लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीनियर कोई नेता है तो वो शरद पवार साहब हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं आपको नाम गिना दूं, कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शरद पवार साहब महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनका जो अनुभव है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं किसी भी नेता से ज़्यादा उनका प्रभावी चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में मैं मानता हूं। लेकिन अब इसका निर्णय जब महागठबंधन की जब बैठक होगी, उनके सारे नेता बैठेंगे तो उसमें तय होगा
इसलिए मैं उस पर विशेष बात कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ। इसके लिए सक्षम व्यक्ति ही जवाब दे सकते हैं। सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व हमारे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग शरद पवार साहब को नाम आगे करें। हम लोग बिहार के लोग उनके लिए समर्थन में काम करने के लिए तैयार हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए तैयार हैं और इस निकम्मी नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे कमर कस चुकी है और शरद पवार साहब भी आगे आ चुके हैं और बढ़ चढ़ के आने वाले 2024 के चुनाव में वो हिस्सा लेंगे और लोगों को, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का मुहिम वो चला रहे हैं और आगे भी इससे ज़्यादा असरदार तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम माननीय शरद पवार साहब चलाएंगे। जहाँ तक देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका ऋण माफ़ कर दिया जाता है और किसानों के प्रति केंद्र का कोई रुख नज़र नहीं आ रहा, उस पर क्या कहेंगे? यूपीए की सरकार में जब आपको याद होगा हमारे शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे तो 74,000 करोड़ का जो कृषि ऋण था किसानों का देश भर में, उसको उन्होंने एक मुश्त माफ़ किया था। इसलिए माफ़ किया था कि इस देश में किसानों की स्थिति बहुत बदतर है और किसानों को थोड़ा सा मदद करने का मतलब है कि किसान और दुगनी तेजी से और शक्ति लगाकर देश को पेट भरने के लिए, जो आज हम आत्मनिर्भर हैं अनाज के मामले में, अन्न के मामले में, वो आज से कई साल, 15-20 साल 25 साल पहले विदेशों पर आश्रित हुआ करते थे। आज हम आत्मनिर्भर हैं तो किसान का देन है। तो मैं चाहता हूं कि अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ़ तो किया गया, लेकिन किसानों का 50,000 1 लाख का ऋण जो है वो माफ़ नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों की रीढ़ टूट चुकी है। और तो और जो लोग बड़े उद्योगपति का खाता एनपीए हो गया, उनका अकाउंट एनपीए हो गया है, उनको फिर से उद्योग धंधा खड़ा करने के लिए, लगाने के लिए दूसरा ऋण दिया जाता है। लेकिन किसान जब एक बार बेचारा 50,000 1 लाख का केसीसी लेता, कृषि ऋण लेता है, उनको दोबारा खड़ा होने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। माफ़ी तो सवाल ही नहीं, माफ़ी तो होना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के डिक्शनरी में तो किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए ऋण माफ़ी ना हो, कम से कम उसके किसानों को खड़ा होने के लिए दूसरा ऋण मिल सके ताकि किसान अपना फिर से जीविका चला सके। 68 लाख करोड़ इस देश का पैसा बड़े बड़े उद्योगियों के पास है, बड़े उद्योगपतियों के पास 68 लाख करोड़ रुपया इस देश का बैंकों का कर्जा है। 10 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया, बाकी 58 लाख करोड़ रुपया है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। कई बड़े उद्योगपति देश छोड़कर पैसा लेकर भाग गए, उसमें से नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, विजय माल्या, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो देश के बैंक का पैसा लेकर देश से चंपत हो गए और विदेशों में रहकर अपना वो कारोबार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको भारत लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। वो पैसा जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। नौकरी की ढूंढते हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। आज देश में जो क्राइम बढ़ रहा है, बिहार में जो छीनतौड़ी की घटनाएं हो रही है, लोगों के पैसे छीने जा रहे हैं, लोग, महिलाओं के चैन झपटमारी हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, नौजवान भटक गए रास्ते से रोजगार के बिना। उनके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है कि कोई रोजगार कर पाए, अपना कोई धंधा कर पाए। इसलिए अब सरकार के बातों पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था 2014 में कि मेरी सरकार जब आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। मैं कहना चाहता हूं पिछले 8 वर्षों में 73,000 रोजगार लोगों को मिला। 8 सालों में 73,000, जबकि नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि 8 सालों में हम देंगे 16 करोड़ रोजगार। ये 16 करोड़ का 10% भी रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जुमलेबाजी बंद करे सरकार, पब्लिक जान चुकी है। इसलिए अब फिर से जो काठ की हांडी जो होती है वो एक बार चढ़ती है, इनका दोबारा चढ़ गया था किसी कारणवश, जनता की भूलवश। अब दोबारा तिबारा चढ़ने वाली इनकी हांडी नहीं है। जनता जाग चुकी है, इनको दिल्ली के गद्दी से उतार फेंकने के लिए जनता संकल्पित है। इसलिए अब ये अपना बुढ़िया बिस्तर यहाँ से सिमटने में ही। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी का क्या रोल होगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उनका सर्वप्रथम ये दिशा निर्देश है
कि भाई आप अपने संगठन को बिहार में पंचायत स्तर तक ले जाओ, और जब पंचायत स्तर तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन चला जाएगा तो वो या तो मध्यावधि चुनाव हो या पूर्णकालिक चुनाव हो, हम मजबूती से उसमें भागीदारी निभा पाएंगे। तमाम साथी हमारे मेहनती हैं, सारे जिला अध्यक्ष हमारे लगे हुए हैं, सारे प्रदेश के पदाधिकारी इस मुहिम में लगे हुए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो यहाँ पे रोल होना चाहिए, उनका जो तरीका है चुनाव में जाने से पहले का, वो सारे तरीके पर हम लोग गौर फरमा रहे हैं। संगठन को ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार से जो लोग दुखी हैं उनको अपने पार्टी की तरफ आकर्षित करने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की जो समस्या है, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, उनके खिलाफ भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई आपको रोजगार चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। ये तमाम मुद्दों को जनता के बीच में मैं ले जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल होगा श्रीमान कि कोई मंत्री नॉन मैट्रिक बनते हैं और आईएएस को निर्देश देते हैं, तो क्या इस पर आपका कोई विचार है? क्या इस पर कुछ संशोधन किया जा सकता है? ये देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले विचार देगी तो उससे ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में हमारा जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो प्रावधान किया है, उसमें किसी को भी राजनेता बनने का या चुनाव लड़ने का या कहिए कि एमपी एमएलए बनने का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार बराबर दिया गया है। उसमें न कोई कम पढ़ा लिखा, न कोई गरीब, न कोई अमीर, कोई भी बन सकता है मंत्री, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री। तो ये सब मुद्दा हम अपने पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ये इसके लिए तो तब रायशुमारी कराने की ज़रूरत होगी, लेकिन रायशुमारी में आप मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर बहुत सारे कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कि बहुत कम पढ़ना लिखना आता है। आज भी मैं इस देश में मानता हूँ, हमारा देश के आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी लिटरेसी जो रेट है वो बहुत कम है, 80% से कम ही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ का लिटरेसी रेट है। तो उसके लिए सबसे पहले सरकारों को चाहिए कि लोगों को शिक्षित करना और लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा देना कि अपनी बात समझ सके, दूसरों की बात समझ सके, दूसरों को समझा सके, तब इस मुद्दे पर कोई बहस की गुंजाइश है। ऐसे सिर्फ कह देने से कि कम पढ़े लिखे 8वीं पास 9वीं पास मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। सबको अधिकार है। भारत हमारा देश में सभी को एक समान नागरिकता कानून का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो। अंबेडकर जी के ही संविधान में किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राष्ट्र हित, देश हित के लिए संविधान में उलटफेर किया जा सकता है। देखिए, में कई बार अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन आप वैसे चीज़ों को छेड़छाड़ करने से लोग परहेज करते हैं जिससे कि बड़ी संख्या प्रभावित होती है, बड़ी आबादी प्रभावित होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को छेड़ा ना जाए, चाहे वो आरक्षण का मामला हो चाहे और है। आज पंचायत स्तर पर देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं वो भी मुखिया हैं, वो भी सरपंच हैं, वो भी प्रखंड प्रमुख हैं, वो भी जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी एमएलए हैं। राबड़ी देवी ऐसी महिला जो गांव से आती हैं वो मुख्यमंत्री बनी। तो ये हमारा संविधान की मैं समझता हूँ कि छेड़ना उचित नहीं है। जैसा चल रहा है, लोगों को शिक्षा, स्कूल खोलिए, अच्छे कॉलेज खोलिए, लोगों को पढ़ाइए, लोगों को मुफ्त पढ़ाई की एक व्यवस्था कीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है तो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे लोग, तो कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे ही नहीं, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे। ये सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। आम चपरासी बनने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है ताकि वो किसी क्रिमिनल केस में ना हो या उनका कैरेक्टर अच्छा हो, तभी वो एक चपरासी बन सकते हैं। तो क्या नेताओं के लिए ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल, इस सवाल का मैं आपसे कहना चाहता हूँ सवाल के माध्यम से कि आपने जो मुद्दा दिया है कि एक चपरासी बनने के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो मैं इसमें स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी का भी सोच है कि अच्छे लोग राजनीति में आए और जिस पर मुकदमा हो, गंभीर मुकदमा हो, और चाहे वो कोर्ट से बरी हो गए हों, मैं समझता हूँ कि उनको राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं निभानी चाहिए। लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है।
हम मांग करेंगे, हम सरकारों से मांग करेंगे कि स्वच्छ छवि के लोग ही राजनीति में आए, चुनाव आयोग इस पर कड़ाई से पेश आए। तो स्वाभाविक है कि जब कानून बन जाएगा, जब चुनाव आयोग चाह लेगी कि अच्छे लोग, स्वच्छ लोग को राजनीति में आना चाहिए, तो वही लोग जीत के जाएंगे लोकसभा या विधानसभा में। तो प्रधानमंत्री भी अच्छे लोग बनेंगे, मुख्यमंत्री भी अच्छे लोग बनेंगे, मंत्री भी अच्छे लोग बनेंगे। ये सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ और देखते रहें खबर वही जो होगा सही।